नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट के हर एपिसोड में अलग अलग हेल्थ से जुड़े हुए विषयों पर हम चर्चा लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। और आज का जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरो की। और जब हम बात करते हैं शरीर के तंत्रिका तंत्र की तो वो सीधे तौर पर जुड़ा होता है मस्तिष्क के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का। मस्तिष्क के अलावा मांसपेशियों की गतिविधि, नसों की गतिविधि, और अगर इनमें से किसी में भी कोई विकार आ जाए तो सीधे तौर पर शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास गेस्ट, उनसे आपको एक बार मुखातिब करवा देती हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर नितिन गुप्ता है। सर जो है वो शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में है और अब फिलहाल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन के तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में डॉक्टर मनोज अग्रवाल भी हैं। सर शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में इस समय न्यूरो सर्जन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जो परेशानियां हैं हर रोज सर मिलकर उन्हें दूर करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल डॉक्टर नितिन मेरा आप ही के साथ रहेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र न्यूरो शरीर के सीधे तौर पर उन हिस्सों से जुड़ा हुआ है जो कि कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क हो गया, नसें हो गई, मांसपेशियां हो गई, चलने फिरने और हर एक गतिविधि के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन विकार जब आता है और विकारों की बात हम जब न्यूरो में करते हैं तो लकवा आना एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए कि लकवा कौन सी स्थिति शरीर की कही जाती है कि लकवा आ गया, क्या सिचुएशन वो होती है जिसमें कहा जाता है कि इंसान के लकवा हो चुका है? थैंक यू, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। एक्चुअली क्या है कि तंत्रिका तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल वायर सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हर एक फंक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ पैर हिल रहे हैं, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। और लकवा उसमें सडनली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बोलने में दिक्कत, कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे को बोलते बोलते मेरी ज़ुबान लड़खड़ा जाए, या जैसे एक कप पड़ा हुआ है मैं इसको बोल नहीं पा रहा, मुझे पता तो है कि इसको कब बोलते हैं बट मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, ये लकवे का लक्षण हो सकता है। जैसे चेहरे का टेढ़ा हो जाना, अचानक आधे हिस्से का यूजुअली होता है चेहरा टेढ़ा हो जाना, एक हाथ या पैर के अचानक से काम करना बंद कर देना, जैसे कि कोई ब्रश कर रहा है, ब्रश करते करते पता लगा कि वो ब्रश को हैंडल नहीं कर पा रहा है, कोई भी एक्टिविटी, चाल में लड़खड़ाहट, अचानक बैलेंस का गड़बड़ाना, मतलब सडनली आप एकदम सही थे, पता चला एकदम से आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, गिर रहे हो, तो बैलेंस का गड़बड़ाना, या सुन्न हो जाना कि जैसे छूने का पता नहीं चलता, अचानक से पता लगा कि हाथ सुन्न हो गया है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठंडा है, गर्म है। या फिर आँखों का बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आँखों में अचानक अगर रोशनी चली जाती है, जैसे कि ये बिजली का स्विच है, ये लाइट है, अगर ये बिल्कुल अचानक से बंद हो जाए तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई आंखों की रोशनी जाती है, खासकर आधे हिस्से की, जैसे कि मान लो कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, पता लगा कि इधर के आधे में दिखना बंद हो गया और इधर का दिख रहा है, तो ये सब भी एक तरह से लकवे के लक्षण हो रहे हैं। तो मैं समराइज करूँ तो अचानक बैलेंस का गड़बड़ा जाना, हाथ में पैर में मांसपेशियों की ताकत कम हो जाना, सुन्नपना हो जाना, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, और खासकर जो हमारे लैंग्वेज फंक्शन है कि बोलना या समझने में दिक्कत होना, ये सब कॉमन तौर पर। सर ये क्या एक दिन में दिखने लगते हैं लक्षण, या फिर धीरे धीरे बॉडी इस तरह के सिग्नल देती है कि हो सकता है किसी दिन आंखों की दृष्टि बाधित हो गई हो, उसके बाद में दिखना कम होने के बाद चाल में लड़खड़ाहट आ गई हो, तो धीरे धीरे लक्षण डेवलप होते हैं? नहीं, इसको बोलते स्ट्रोक ही इसीलिए है। स्ट्रोक का मतलब जैसे बिजली नहीं कड़कड़ाती है, एकदम से अचानक से आया। तो हमें हमारी इस पूरी चर्चा में आप बताएंगे कि मैं सडन शब्द का इस्तेमाल बहुत बार करूंगा। सडन का मतलब ये होता है कि अचानक से कुछ हो जाए। जैसे मान लो एक हाथ पैर का जो है वीकनेस वो गर्दन में नस दबने से भी हो सकता है, लेकिन वो एकदम से नहीं होती है। एकदम से का मतलब एकदम से कि कुछ मिनटों में ही आदमी को पता लग जाता है, कुछ सेकेंडों में पता लग जाता है। तो लकवे के लक्षण अचानक ही आते हैं और यही सबसे बड़ी पहचान होती है लकवे की। तो जिस तरह से डॉक्टर नितिन ने बताया कि लकवा क्योंकि एक बहुत बड़ा विकार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। सर न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन अक्सर अब तो शहरों के लोगों को इस बारे में जानकारी लगने लगी है कि न्यूरो से संबंधी कोई परेशानियां हैं तो अलग अलग कैटेगरीज है डॉक्टर्स की भी। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि न्यूरो फिजिशियन से न्यूरो सर्जन की भूमिका कैसे अलग है, क्या आपका काम डिफरेंट है न्यूरो फिजिशियन के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। कई बार आज के टाइम में बहुत सारे लोग घबराते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाने से पहले। कई बार सोचते हैं न्यूरो सर्जन एक बहुत ही सबसे फाइनल स्टेज पे होता है कि अगर न्यूरो सर्जन के पास हम जा रहे हैं दैट मीन्स कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
बट मैं आपको ये क्लियर बात मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन में यही डिफरेंस है कि न्यूरोफिजिशियन जहाँ से काम उनका बंद होता है वहीं से न्यूरोसर्जन का काम शुरू होता है। बेसिकली जैसे कि हर चीज़ के लिए दवाइयाँ नहीं बनी हुई है, किसी चीज़ के लिए सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वही चीज़ें मस्तिष्क और स्पाइन से रिलेटेड भी होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप देखते हैं कि कई बार, जैसे स्पेसिफिकली आपने लकवे की बात करी, लकवे के भी 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें से भी कई लकवा ऐसा भी होता है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी लकवे आते हैं। तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जो ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो जब तक कई बार उन हर प्रेशर क्रिएशन को अपन दवाई गोली से ठीक नहीं कर सकते, उन प्रेशर क्रिएशन को अपन को पर्टिकुलर वहाँ से मास इफेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा, उस दबाव को आपको हटाना पड़ेगा, जो कि केवल सर्जिकली पॉसिबल है। हर ब्रेन के क्लॉट को आप दवाई गोलियों से गला नहीं सकते, कई ब्रेन क्लॉट्स को आपको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और न्यूरोसर्जरी की बात जहाँ तक करते हैं, जो लोगों में डर है वो इसी बात का कि न्यूरोसर्जन का मतलब होता है पूरे सिर को खोल देना, जबकि आज के टाइम में इतने ज़्यादा चीज़ें, इतनी चिकित्सा विज्ञान इतना ज़्यादा इसमें डेवलप हो चुका है कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें, एंडोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं, जिससे कि सर्जरी, जो शब्द बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, वो इतना आसान हो चुका है। तो वहीं से न्यूरोसर्जन इस चीज़ में आता है। न्यूरोसर्जन की भूमिका उतनी ही इम्पोर्टेंट है एक फील्ड में, जिससे कि अगर टाइम रहते आप पहुंचते हैं तो उसके आपकी बीमारी को वो हटा सकते हैं और आपको एक नई ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि समय रहते पहुंचना बहुत हद तक बीमारियों को ठीक कर देता है, भले वो कोई सी भी परेशानी हो। लेकिन डॉक्टर नितिन, जब हम लकवे की बात करते हैं, खासतौर पर लकवे के लिए भी कहा जाता है और ये कहते हैं डॉक्टर्स कि अगर समय रहते डॉक्टर्स के पास पहुंच जाए तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, हालांकि लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ब्लॉकेज हो जाती है नहीं पहुँचने से, उसको बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी दीजिए सर। देखिए, पहले कैसे होता था कि लकवे का जो ट्रीटमेंट है कि लकवा हो गया तो किसी मतलब मंदिर वगैरह में अपन आस्था के लोग चले जाती थी और वैसे इलाज होता था। बट आज के टाइम ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं बताता हूँ आपको, विंडो पीरियड बोलते हैं। विंडो पीरियड नॉर्मली अपन मतलब दवाई के लिए 0 से 4.5 घंटे, मतलब जैसे ही 0 का मतलब जब लकवे के लक्षण आए उससे 4.5 घंटे में हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे नस के द्वारा, जैसे वेन में अपन मल्टीविटामिन की ड्रिप चढ़ाते हैं, वैसे उन दवाइयों को देके उस ब्लॉकेज को उस विंडो पीरियड में अगर उस इंजेक्शन को दिया जाए तो उससे लकवा खुल जाता है। तो ये बहुत ही कारगर मेडिकेशंस होती हैं और इनका प्रयोग होता है जिसमें ब्लॉकेज की वजह से लकवा आता है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ, लकवे के 2 मुख्य कारण होते हैं जो कि 90% में रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे नस का ब्लॉकेज होना। तो सेकेंड जो 10% के अराउंड जो लकवा होता है वो ब्लीडिंग की वजह से होता है, जिसे हम साधारण भाषा में ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ, ये नस रुकने वाली, जिसमें खून जम जाता है नलियों में, उनको खोलने के लिए वो इंजेक्शन है जो आईवी, जो विंडो पीरियड आप बता रहे हैं उसमें उसका कारगर उपाय, हाँ, उसी पीरियड में वो काम करते हैं, क्योंकि उनके जो भी पेन ग्लोबल जो ट्रायल्स हुए हैं वो 4.5 घंटे अच्छा में सर, अगर ये समय निकल जाए तो फिर वो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या फिर बिल्कुल वो काम नहीं करेगा? वो काम नहीं करेगा और मतलब काम करेगा, लेकिन आप समझे कि रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी मेडिसिन आती है तो वो टेस्टेड एंड ट्रायल होके आती है। तो इसके वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रायल हुए हैं अभी तक वो 4.5 घंटे के अंदर ही हुए हैं। तो हमारे पास जो गाइडलाइंस अवेलेबल है वो 4.5 घंटे में ही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4.5 घंटे के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके हम बारे में बात करेंगे। एक तो दवाई से ट्रीटमेंट होता है, दूसरा जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करके हार्ट के उनमें पहुंच जाता है नलियों में, वैसे आजकल स्ट्रोक में इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, ऐसी ब्रांचेस डेवलप हुई हैं जिनमें 4.5 घंटे के अंदर और बाद भी अगर किसी बड़ी नस में ब्लॉकेज है तो तार के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं और रियल टाइम के अंदर उसको 4.5 घंटे के बाद भी, पहले ये टाइम 6 घंटे था, लेकिन हैप्पी टू शेयर कि अभी जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन की नई गाइडलाइन लास्ट महीने आई है, तो उसमें इस विंडो पीरियड को जो तार के द्वारा जो है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि दिनों दिन नई नई MRI फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो वो उनसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ब्रेन का टिश्यू अभी डेड नहीं हुआ है। तो उस पीरियड में तार के द्वारा हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं और वो जो ऑप्शंस हैं लगभग आप 12 घंटे तक आप मान लो इजीली परफॉर्म होने लग गए हैं और किसी किसी विशेष परिस्थिति में 24 आवर्स भी उन तारों का विंडो पीरियड रहता है। लेकिन बेहतर तभी है जब तुरंत पहुंचा जाए, जितना जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मनोज सर, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो अमूमन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर्जरी यानी कि किसी ना किसी तरह की चोट, तो क्या हर ब्रेन की चोट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है?
ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार हम बोलते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कई बार हम ऊंचाई से गिर जाते हैं जब हमारे वो हेड इंजरीज होती हैं। कई लोग जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो घर पे बोलते हैं कि हमारा बच्चा गिर गया है और उसके ब्रेन में क्लॉट बता दिया डॉक्टर साहब ने। तो कई बार लोग के दिमाग में बैठा हुआ है जब भी क्लॉट होता है तो क्या हर क्लॉट की सर्जरी की रिक्वायरमेंटेशन होती है, नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर क्लॉट के लिए ऑपरेशन का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है, भगवान ने ब्रेन को कई हिस्सों में बांटा हुआ है। जो कई ऑर्गन्स, कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर भगवान ने स्पेस दे रखा है, तो अगर उस जगह ब्लीडिंग होती है तो कई बार ऐसी कंडीशंस में हम उनका वेट एंड वॉच पॉलिसीज से, कई बार ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी स्वेलिंग को कम करने के लिए वो दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। आईसीयू में हम उनका मॉनिटरिंग कर सकते हैं और विदाउट हम उनको कोई सर्जरी करे, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रख के अपनी प्रॉपर जीसीएस मॉनिटरिंग करके उस पेशेंट्स को बिना सर्जरी के भी हम निकाल सकते हैं। तो हर हेड इंजरी में, हर ब्रेन इंजरी में सर्जरी हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, उस पर भी आप पे बात करेंगे और सर से भी जानेंगे कि किस तरह से बी फास्ट अगर रहा जाए तो इस चीज़ से मुश्किल से दूर भी हुआ जा सकता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हेल्थ फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूरो से रिलेटेड परेशानियों पर बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, उन पर बात आज हम कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मनोज से मैंने सवाल पूछा था, लेकिन डॉक्टर नितिन अब आप मुझे बताइए कि लकवे की समस्या में बी फास्ट, ये बी फास्ट आखिर क्या है और किस तरह से काम करता है? बी फास्ट एक आजकल क्या है कि पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, जो मैंने बताया कि विंडो पीरियड में अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मैक्सिमम लोगों को अवेयर करने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम है जिसमें बी का मतलब होता है बैलेंस, ई का मतलब होता है आई, एफ का मतलब होता है फेस, ए का मतलब होता है आर्म, और एस का मतलब होता है स्पीच, एंड टी का मतलब टाइम, जो सबसे क्रूशियल होता है। क्योंकि एवरी सेकेंड कहते हैं मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर डाइंग। जैसे कि खून की सप्लाई बंद हो गई तो सेकेंडों के हिसाब से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ख़त्म हो रहे होते हैं, जो आपके बहुत ही प्रीशियस मेमोरी एंड एवरीथिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम से पहुंचना, क्योंकि सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको एक्शन लेना है। आपको सबसे अपने जो भी निकटवर्ती आपका स्ट्रोक इक्विप्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे तुरंत पहुंचना है। उसी से मतलब हम इंश्योर कर पाएंगे कि मैक्सिमम लोग इसको जानें और इसका लाभ उठा पाएँ। बिल्कुल, उम्मीद तो हम यही करते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। लेकिन डॉक्टर नितिन, मुझे आप ये बताइए कि जब सर्जरी की बात होती है न्यूरो की, और ऐसे में ब्रेन ट्यूमर, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन लोगों को ये परेशानी आजकल होती है, ब्रेन ट्यूमर की समस्या क्या है और ब्रेन सर्जरी के माध्यम से क्या पूरे सर को खोलकर उसका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से उसे रिमूव किया जाता है जो ट्यूमर होता है उसे? बहुत ही जो ये ब्रेन ट्यूमर की आपने बात करी, जो कि एक बहुत ही डरावना शब्द लगता है जब भी किसी को ब्रेन ट्यूमर की बात होती है। तो ब्रेन ट्यूमर के हम सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेन एक ऐसा इट्स लाइक अ स्ट्रॉबेरी, ब्रेन अपना स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा जेली लाइक ऑर्गन होता है। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ की बात करें, कोई भी एक भारी चीज़ अगर हम बात करें ट्यूमर की, तो एक भारी दुश्मन है। अगर मान लो कोई भी ट्यूमर आ गया तो उसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, लगातार सिर में दर्द बना रहना, स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम जब इंसान सुबह उठता है तो उसको बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, लगातार वॉमिटिंग की उसकी इच्छा करना, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है या फिर नॉजिएटिंग फील होना, एक तरफ की वीकनेस आ जाना, ये ब्रेन ट्यूमर के बड़े सिम्टम्स खास होते हैं। और कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाती है, उसको हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी बोलते हैं। अब रही बात सर्जरी की, तो आजकल के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है अभी, कि मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि अब ब्रेन सर्जरीज भी इंसिजन लेस होने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, नाक के माध्यम से एंडोस्कोप डाल के आप ब्रेन ट्यूमर निकाल सकते हैं, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रेन सर्जरी हुई है, और विद इन 3 डेज़ में आप डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं। इसके अलावा हम आईब्रो के रास्ते से आजकल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वहीं से डायरेक्टली आपको इंसिजन को सूचर कर लेते हैं, ताकि पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है। तो छोटे से इंसिजन से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स, हम बहुत ही आसान तरीके से ब्रेन सर्जरी को बहुत ईजी तरीके से हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन, मुझे ये बताइए कि जब हम लकवे के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सर ने तो सर्जरी का जिक्र किया, लेकिन लकवे के ट्रीटमेंट में एक तो दवाई से हुआ ट्रीटमेंट, एक जो आपने कहा कि वायर यानी कि तार के जरिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर जो ठीक होने की प्रोग्रेस है वो मरीज की इन दोनों में से किस भी ज़्यादा अच्छी नजर आती है? ये डिपेंड करता है कि जैसे मान लो क्लॉट का साइज छोटा है, बहुत ही छोटी नस है जहाँ पर हम तार से नहीं पहुँच सकते, उस कंडीशन में हमारे पास जो उपाय बचता है वो सिर्फ और सिर्फ आईवी इंजेक्शन का ही बचता है। और जैसे आईवी इंजेक्शन है, बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे बड़ी नस में ब्लॉकेज है और उस क्लॉट को वो दवा नहीं निकाल पाए,
तो उसमें फिर तार वाला जो बड़ी नस का, तो मैं बोलूँ तो कि छोटी नस के क्लॉट के लिए आईवी ज़्यादा बेटर है, और बड़ी नस में अगर खून जमा है तो उसके लिए तार का ऑप्शन हमारे पास रहता है। और आजकल ड्रिप एंड शिप स्ट्रेटजी होती है कि ड्रिप का मतलब आप स्टार्ट कर दो एंड उससे अगर नस नहीं खुलती तो तुरंत ही उसको शिप टू द फैसिलिटी विच इज़ कंटेनिंग ये तार वाला जो ऑप्शन है। तो दोनों ही पद्धतियाँ मतलब पेशेंट के बेनिफिट में हैं, और दोनों ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों सिनर्जिस्टिक हैं। दोनों को साथ साथ हम यूज़ ले सकते हैं, और एक ओके वो 11 ही हैं, मतलब दोनों के अपने एडवांटेज हैं। रिकवरी स्कोर कैसे रहता है सर इसमें, कितना जल्दी रिकवरी देखिए ऐसा है कि हमने मिरेकल्स भी देखे हैं कि जैसे हम इधर से इंजेक्शन लगाते हैं, पता लगा 10-15 मिनट में जो पेशेंट एकदम डिसेबल होके आया था कि एक हाथ पैर सब, वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज इट्स लाइक अ स्विच। अगर खून वापस से चालू हो गया तो ब्रेन अगर डेड नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसी टाइम फंक्शन करना शुरू कर देता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो नस खुल गई लेकिन पूरा डैमेज मतलब रिकवर नहीं कर पाई, तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं जो परमानेंटली डैमेज होते हैं, जैसे कि इसीलिए हम कहते हैं कि जितना हम डिले करेंगे उतना अपने को बेनिफिट कम होगा। अच्छा, एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ कि 4.5 घंटे का मतलब अपन ये ना समझें कि 4.5 घंटे तक ऑप्शन है। दोनों बातों में डिफरेंस है। वी शुड बी एज फास्ट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। 4.5 घंटे कोई लोग कई लोग इसको इंटरप्रेट गलत करते हैं। वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब ने 4.5 का, अभी तो 3 ही हुआ है। यू नो दिस इज नॉट आर मैसेज। आर मैसेज एज अर्ली एज पॉसिबल, बट द ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो उस ड्यूरेशन में हो सकता है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आजकल वेकअप स्ट्रोक्स होते हैं। वेकअप स्ट्रोक्स मतलब कोई आदमी सुबह उठा, उसने देखा एक हाथ, अब उसको हम कब का माने, हो सकता है वो रात को 2 बजे हुआ हो, रात को 3 बजे हुआ हो। तो ऐसे केसेस में आजकल ऐसी MRI सीक्वेंसेस आ गई हैं जिनसे हम एक अंदाज बहुत, जिसको हम बेस्ट एजुकेटेड गैस है, हमें पता लग जाता है कि इस सीक्वेंस में आया है, इसमें नहीं आया, तो ये 4 घंटे का है कि 4.5 घंटे का है। तो वेकअप स्ट्रोक्स को भी थ्रोम्बोलाइसिस हम आजकल कर रहे हैं। ये जो टर्म थ्रोम्बोलाइसिस है, इस दवाई से जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने शरीर को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत हर इंसान को आज के समय में हो गई। लेकिन डॉक्टर मनोज, मुझे ये बताइए कि आपने ब्रेन सर्जरी की तो बात की, लेकिन स्पाइन सर्जरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं आप इससे जुड़े हुए मिथ। और एक टर्म ये भी है कि जब हम सुनते हैं कि ब्रेन की सर्जरी इससे पहले या फिर ब्रेन में परेशानी होने के बाद लोगों के सर में पानी भर जाना, इससे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है दोनों सर्जरीज को, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। मैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहला जो आपका टर्म है, जैसे रीढ़ की हड्डी को लेके लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, जो आई थिंक कि काफ़ी इसको 20-30 साल पुराने लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बैठे हुए हैं कि जब भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन की बात आती है तो लोगों के रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत ही कॉमन कंसेप्ट, बहुत ही मिसकंसेप्ट जो हैं लोगों के। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हर जगह सिर्फ दवाइयों से, जैसे मैंने आपको बताया, हर जगह दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। कई बार इंसान इतना क्रिपल्ड हो जाता है कि वो सिर्फ डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते और घर पे अपने बेड पे लंबे समय तक लेटे रहते हैं। उनको पेशाब लेटरिन की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी होती है, पर भी ये सोचते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यूरो सर्जरी, जो कि न्यूरो प्लस स्पाइन आता है, उसके अंदर इतनी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद कराने के विदिन 1 से 2 दिन के बाद आप अपने पैरों पे चल के घर जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैरों पे से किसी ने पत्थर हटा दिए हों। जब इतने लंबे समय से सोचते हैं कि इसका ऑपरेशन मैंने आज से पहले क्यों नहीं कराया। जो लोग बागों को क्या होता है, ये एक टेस्टिमनी जैसी है, जब तक आपने कराया नहीं तब तक आपके मन में मिसकंसेप्ट बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो गाँवों तक फैली हुई है, एक किसी भी व्यक्ति के साथ। क्योंकि देखो, मेडिकल डॉक्टर्स कभी भगवान नहीं होते, वो एक तरीके से आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ख़राब कंडीशन में आए हैं और आपने इतनी चीज़ों को डिले कर चुके और आप सडनली सोचे कि मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल तभी होता है जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम का, ये समस्या का सॉल्यूशन है। हर चीज़ दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों के लिए आपको सर्जिकल रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस अभी धीरे धीरे पहुंच रही है। लोग स्पाइन सर्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। पहले जो रेशो बहुत कम था, पहले ओनली 5 to 6% आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन सर्जरी। राइट नाउ दिस रेशो इज़ रीच अप टू द 33 to 35%। अभी लोग बाग काफ़ी जागरूक होकर स्पाइन सर्जरी ले रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, राइट नाउ स्पाइन सर्जरी इज एज सक्सेसफुल एज लस्ट लाइक अ कोलेसिस्टेक्टमी, जो अपनी पित्त की थैली को हटाने वाली सर्जरी होती है, स्पाइन सर्जरी ऐसे हो चुकी हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा ब्रेन में पानी भरना, जिसको मेडिकल टर्म में हम हाइड्रोसेफलस के नाम से जाने जाते हैं, जो पानी की थैली जिसको बोलते हैं, वेंट्रिकल्स एनलार्जमेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली ये कंडीशन दोनों में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है पैदा होने के दौरान, या फिर एडल्ट फेज में भी हो सकती है।
काफ़ी 14 से 15, इसके मल्टीपल कॉज होते हैं। कई बार ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पानी भर सकता है, कई बार ट्यूमर की वजह से ब्रेन का पानी बढ़ जाता है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से पानी बढ़ सकता है, या कई बार जन्मजात विकार जिसको हम एक्विडक्टल स्टेनोसिस बोलते हैं उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में जब मरीज़ आते हैं तो डॉक्टर्स ये मेडिकल टर्म बताते हैं, अटेंडेंट नहीं समझ पाते, लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। ब्रेन के अगर पानी की थैलियों का साइज़ बढ़ जाता है तो उसको भी हम एंडोस्कोप के थ्रू विदाउट कोई डिवाइस डाले सिर्फ एंडोस्कोप से जाके छोटा सा एक छेद बना के उसको खोल सकते हैं और मरीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शन कर सकते हैं। तो हाइड्रोसेफलस का ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताया उसको मेडिकल टर्म में ईटीवी नाम से जाना जाता है, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। और अगर कई लोग जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं या कई लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो उसके लिए फिर एक शंटिंग प्रणाली भी आती है, उसको हम वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के रास्ते में हम एक नली डालते हैं और उसको पेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो वो पानी को ड्रेन करता है, ब्रेन का जो एक्सेसिव प्रेशर होता है वो पानी पेट में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक इसका ट्रीटमेंट का तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर नितिन, ये सब कुछ हो ही ना, ऐसी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें, खासतौर पर न्यूरो इंसान का जो तंत्रिका तंत्र है वो हेल्दी कैसे रहे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं, मेनली हमारी लाइफ में खान पान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। या फिर मैं ये पूछूं क्या ना करें, क्योंकि अब तो सब कुछ ऐसा हो गया है हाँ, कि जिंदगी का एक वो हिस्सा बेटर है, जी। जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो एक तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग बहुत ही डेट्रीमेंटल है। आप ये समझ लें कि यंग स्ट्रोक्स आज हमारे पास आ रहे हैं, ये पहला नहीं होता था। हाँ, अमूमन पहले नजर आता था कि 50 के बाद और ये सब यंग चीजें। जनरेशन में कोई जेंडर का डिफरेंस नहीं रहा। पहले खाली मेल्स ही स्मोक करते थे, अभी फीमेल्स भी स्मोक जी, करती जी, है और जी। बहुत यंग एज से स्टार्ट जी। होती है। और आजकल क्या फैमिली गैदरिंग्स में भी स्मोक करना, खुलेआम बच्चों को भी क्या वही एजुकेशन जारी है। तो ये जो अर्ली एज से जो स्मोकिंग स्टार्ट हो रही है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ये सिर्फ हमारे न्यूरो की प्रॉब्लम जो मैंने स्ट्रोक का जो बताया उसका मेन रिस्क फैक्टर होता है ये, खासकर स्मोकिंग। सेकेंडली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यानी बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, और दूसरा एक्सेसिव स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम क्या होता है कि बिज़ी रहने को बहुत एक चलन बन गया है कि हर आदमी रील्स में बिज़ी है, फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं। तो जो लाइफस्टाइल है उसमें यही सब फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सब, इन पे अगर अपन फोकस करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि इन सब बीमारियों को अपन कम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज के समय में जब इतनी सारी चीज़ें चारों ओर से घिरती है, आपको शरीर का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि शरीर इकलौता ऐसा एसेट आपका है जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। लेकिन डॉक्टर मनोज, आप शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों लगातार आप हॉस्पिटल के साथ जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं। हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी नई फैसिलिटीज़ है, अगर न्यूरो की बात करें, जिसके ज़रिए जिस तरह के ट्रीटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो लोगों को मिल पाते हैं और जेब पर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता? जैसा आपने बताया कि जैसे शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हम इसको बात करते हैं न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट की तरह। तो वी हैव अ होल न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट ओवर देयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी से आता है, इमरजेंसी में आता है पेशेंट को, इमरजेंसी में डायरेक्टली हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका सारा वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं और वहीं से ही अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट को हम एक ही छत के नीचे सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिसिन टू द ओटी। अगर पेशेंट का रिक्वायरमेंट है कि पेट, जैसे सर ने हमें बताया कि लकवा के लिए अगर वो गोल्डन पीरियड में पेशेंट आता है और पेशेंट को मान लीजिए नसों का रुकने का लकवा है, तो उस कंडीशन में तुरंत पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलाइज किया जाए तो उससे पेशेंट को रिकवरी। और अब कई बार ऐसा भी लगता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, वो इतनी मैसिव ब्लीडिंग हुई है कि इसकी वजह से उस पेशेंट को सर्जरी की तुरंत रिक्वायरमेंट है, उसको हम दवाई गोली से ठीक नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन हम तुरंत पेशेंट को विदाउट टाइम वेस्टिंग, हमारे पास वहीं एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल है, एमआरआई से तुरंत पेशेंट को ओटी के अंदर शिफ्ट किया जाता है और विद इन आवर्स में हम सर्जरी करके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देके पेशेंट के जितने जल्द हमारी तरफ से जो कोशिश हो पाती है वो हम करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, हेल्थ फर्स्ट के दर्शकों के लिए आप दोनों की ओर से, सर आप क्या कहेंगे इस बात पर? मैं जैसे इस लकवे से रिलेटेड मैसेजेस कन्वे करना चाहूँगा कि जैसे अगर आपके किसी भी नॉलेज की वजह से आपके किसी परिचित के या आपके किसी पड़ोसी के ज़िंदगी में अगर आप बदलाव ला सकते हो तो जस्ट बी फास्ट को याद रखें और आज का ये एपिसोड याद रखें कि आज के बाद अगर मैं किसी भी आदमी को अचानक, सडन शब्द को याद रखें कि अचानक अगर किसी की आवाज़ में गड़बड़ हो गई, हाथ पैर चलना बंद हो गया, तो मैं इस चीज़ को याद रखूँगा कि मुझे एज ए जिम्मेदार नागरिक बन के उस बंदे को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना है। एंड टेक माई वर्ड्स, अगर आपको ये चीज़ याद रही
तो आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ा आपने बदलाव सर आएगा। कही। जी बिल्कुल, और बी फास्ट ये याद रखिए, और बी फास्ट हर तरह से आप अपनी रहिए। जिंदगी में अपनाइए और रहिए भी। डॉक्टर मनोज, आप क्या कहेंगे मैसेज के तौर मैं जैसा कि मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर डरे नहीं। सिंपल सा, आजकल मेडिकल जो, जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ का शब्द कर रहा हूँ, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं इलाज नहीं है, इलाज भी है और सक्सेसफुल रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले जैसी बात नहीं कि आपको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। अभी चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं कि पेशेंट हाफ एन आवर्स के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, बढ़िया उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप अपनी बीमारी को पहचानें, उससे संबंधित डॉक्टर से मिलें, न्यूरो प्लस स्पाइन के लिए न्यूरो सर्जन से मिलें आप, ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए अवेयर रहना जरूरी है। किसी भी चीज़ के लिए मिथ्स नहीं रहा, आप कंसर्न डॉक्टर से मिलें रादर देन उसको गूगल पे सर्च करके उसका ट्रीटमेंट आप गूगल से ही करें, वो नहीं करें। चैट जीपीटी और गूगल इसमें यूज नहीं करना है, डॉक्टर से जाकर के आपको चर्चा करनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आप आए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए, आज के एपिसोड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने की। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि किस तरह से आसपास के लोगों के लिए भी अवेयर रहना जरूरी है, बी फास्ट रहना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे सवाल आपके सुलझे भी होंगे। अगली बार फिर से होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।